Have you ever wondered why a same coding problem can be solved using both loop and recursion? Hello friends, welcome back to my channel Trickify Software. In today's video, we are going to learn the difference between loops and recursion and how to convert the code written using loops into the recursive code. So let's move to the screen, let's code and let's learn. In today's video, we are going to cover these following topics. What are loops and recursion, difference between all three loops, how to convert a loop logic into recursion and vice versa, and when to use loop and when recursion. So let's start with our first topic. What is a loop? So loop is used to repeat a block of code. मतलब कि जब हमें हमारे कोड के किसी पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम उस टाइम पे लूप का यूज़ कर सकते हैं. एग्जीक्यूट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि लूप तभी एग्जीक्यूट करती है जबकि लूप की कंडीशन है वो ट्रू हो. एंड फास्टर एंड यूजेस अ लेस मेमोरी, मतलब कि जो लूप्स होता है उसका एक्सिक्यूशन रिकर्जन के कंपेयर में फास्ट होता है और लूप्स सिस्टम में कम मेमोरी रोकता है. देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लूप इन सी. फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप एंड थर्ड इज डू व्हाइल लूप. ये जो तीनों लूप है वो सेम ही काम करते हैं, बस फर्क है तो इनके सिंटैक्स का. तो अब हम इस तीनों लूप के सिंटैक्स को बाई बाई से एक एक करके यहाँ पे समझेंगे. सो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है. यहाँ पे जो फॉर ने लिखा है वो इंडिकेट करता है कि हमने फॉर लूप का यूज़ किया है. उसके बाद जो इंट आई इक्वल टू 0 है वो इनिशियलाइजेशन है. ये दर्शाता है कि हमने हमारे लूप को कहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट किया है. तो हमने जब आई की वैल्यू 0 थी तब से आइटरेशन स्टार्ट करवाया है. एंड आई जब तक एन से कम रहेगा तब तक हमारा लूप घूमता रहेगा. तो ये जो आई लेस देन एन है उसे हम लूप की कंडीशन कहते हैं. तो आगे मैंने जैसे आपको बताया था कि जब कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो वो इस कंडीशन की बात कर रहा था. एंड लास्ट में जो आई प्लस प्लस लिखा है उसे हम अपडेटेशन कहते हैं. तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आई प्लस प्लस ही आए. आई प्लस प्लस अपडेटेशन का यूज़ ये होता है कि हमें हर एक आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू को कितने से अपडेट करना है. यहाँ पे आई माइनस माइनस भी आ सकता है, आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 भी आ सकता है. तो जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है अपडेट करने की उस टाइप से हम यहाँ पे अपडेटेशन करते हैं. सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लूप व्हाइल लूप के ऊपर. सो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस टाइप का है. उसमें जो इनिशियलाइजेशन है वो व्हाइल लूप के ऊपर है और जो कंडीशन है वो यहाँ पे व्हाइल के बाद आती है. जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा. एंड जो लास्ट में आई प्लस प्लस है वो अपडेटेशन है. तो यहाँ पे अगर हमने मान लो इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर कर दिया तो क्या होगा, आई की वैल्यू अगर कम होगी तो वो इस लूप के अंदर घुसेगा, ठीक है. और आई की वैल्यू को हमने 0 असाइन किया है तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड बाद में आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा. और 1 से बढ़ाने के बाद तुरंत कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वापस से उसमें 0 असाइन कर देगा. तो इस अपडेटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है. तो हर बार उसमें 0 ही असाइन होता रहेगा. जितनी बार लूप घूमेगी उतनी बार उसमें 0 असाइन होता रहेगा. तो ये कंडीशन को तो कभी ट्रू कर ही नहीं पाएगा. तो इसलिए वो इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा क्योंकि बार बार ये लूप घूमता ही रहेगा. सो इसलिए ये जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप के ऊपर करना पड़ता है. सो अभी हम बात करते हैं अपने डू व्हाइल लूप के बारे में. सो डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स इस टाइप का दिखता है. इसमें व्हाइल लूप की तरह ही इनिशियलाइजेशन हमें लूप के बाहर करना पड़ता है. अगर लूप के अंदर किया तो इन्फाइनाइट लूप बनता है. उसका इनिशियलाइजेशन है और उसकी जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होती है. व्हाइल में जो लिखा है वो डू का ब्लॉक खत्म होने के बाद उसकी कंडीशन चेक होती है. एंड जो अपडेटेशन है वो लूप के अंदर मतलब कि ब्लॉक्स के अंदर चेक होता है. और इसीलिए इस डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन जो होती है वो लूप का ब्लॉक खत्म होने के बाद चेक की जाती है. सबसे पहली कंडीशन जो होती है आई के लिए वो गलत भी हुई तो भी कोड एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देगा और उसके बाद पता चलेगा कि कंडीशन तो गलत थी, तब काम तो हो गया. तो अब वो दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो अगर कंडीशन गलत भी होती है फिर भी ये डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करता है. जबकि इस दोनों लूप में ऐसा नहीं होता. ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब कि जैसे ही इनिशियलाइजेशन हुआ तुरंत ही उसकी कंडीशन चेक हो जाती है. वैसे ही फॉर लूप में भी जैसे इनिशियलाइजेशन हुआ तुरंत ही उसकी कंडीशन चेक हो जाती है. अगर कंडीशन गलत हुई तो लूप के अंदर घुसता ही नहीं है. जबकि डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन गलत भी हुई तो भी एक बार तो एग्जीक्यूट करने के बाद उसको पता चलता है कि कंडीशन तो गलत थी. तो ये डिफरेंस होता है तीनों लूप के बीच का. हमने लूप को तो अच्छी तरह से समझ लिया है. अब हम आते हैं रिकर्जन के ऊपर. तब समझते हैं रिकर्जन क्या है. सो अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब कि अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन या तो फिर मेन फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगाए उसी फंक्शन के अंदर तो उसे बोलते हैं हम रिकर्जन. जो अपने आप को कॉल लगाता है उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल. रिकर्जन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मतलब कि यहाँ पे जो काम होता है वो अलग अलग फंक्शन में डिवाइड होता है. मान लो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन func1 है और मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन ने कुछ काम किया और उसने फंक्शन 1 को कॉल लगा के थोड़ा काम फंक्शन 1 को सौंप दिया. अब फंक्शन 1 क्या करेगा, थोड़ा काम वो खुद करेगा और अपने आप को ही कॉल लगा के थोड़ा काम अपने आप को देगा और जो काम है वो थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड होता रहेगा. तो इस तरह से यहाँ पे काम डिवाइड होता है. मस्ट हैव अ बेस कंडीशन. रिकर्जन में बेस केस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिकर्जन को इनफाइनाइट कॉल्स लगाने से रोकता है. जैसे ही लूप में कंडीशन होती थी वैसे ही रिकर्जन में बेस केस होता है. अगर बेस केस ट्रू हो तब रिकर्जन स्टॉप होता है. जबकि लूप्स में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू हो तब लूप्स चलता रहा. रिकर्जन में कंडीशन ट्रू हो तब रिकर्जन रुक जाता है. विदाउट बेस केस इनफाइनाइट कॉल्स, मतलब कि बेस केस के बिना इनफाइनाइट्स कॉल लगते हैं अपने फंक्शन को.
जैसे हमने लूप्स में समझा था कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेटेशन कैसे होता है, वैसे ही हम रिकर्जन में समझने का ट्राई करेंगे कि इनिशियलाइजेशन कहाँ होता है, कंडीशन कहाँ पे होती है एंड अपडेटेशन कहाँ पे होता है। यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होता है वो फंक्शन कॉल पे होती है। यहाँ पे मेन में से हमने फंक्शन को कॉल लगाया है और यहाँ पे हमने एक्चुअल पैरामीटर पास किया है str2 एंड 8.5। तो ये होगा हमारा इनिशियलाइजेशन। जैसे ही लूप में इनिशियलाइजेशन एक ही बार एग्जीक्यूट करता था, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल है मेन में से जो लगाई है वो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगी और ये एक्चुअल पैरामीटर उसमें एक ही बार पास होंगे, उसकी कॉपी यहाँ पे आएगी। तो इसे हम इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है उसे हम बेस केस बोलेंगे। लूप्स में वहाँ पे कंडीशन थी, यहाँ पे बेस केस है। जैसे ही लूप्स में अपडेटेशन जो था i++ हमने लिखा था वहाँ पे, वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करेंगे। वो फंक्शन के अंदर जहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगेगा वहाँ पे उसकी अपडेटेड वैल्यू हम पास करेंगे। तो ये जो है वो हमारा अपडेटेशन है। तो अगर हमें लूप में से रिकर्जन में हमारे कोड को कन्वर्ट करना है तो हम हमारे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेटेशन को इस तरह में रख के हम अपने लूप वाले कोड को रिकर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम की डिफरेंस देखते हैं लूप्स एंड रिकर्जन के बीच का। तो लूप्स में क्या होता था कि जब लूप्स की कंडीशन ट्रू हो तब वो लूप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता था, जबकि रिकर्जन में क्या है, जब कंडीशन ट्रू होती है तब आइटरेशन स्टॉप हो जाता है। अगर लूप्स में कंडीशन फॉल्स होगी तो आइटरेशन स्टॉप होगा और रिकर्जन में अगर कंडीशन फॉल्स है तो आइटरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये लूप्स एंड रिकर्जन के बीच का मेन डिफरेंस है। जो भी काम लूप से किया जा सकता है वो रिकर्जन से भी किया जा सकता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हमें रिकर्जन हेल्प करता है तो कुछ में हमें लूप्स हेल्प करता है। अब हम किसी लूप के पार्ट को रिकर्जन के पार्ट से कंपेयर करके वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिया है जो कि nth टर्म तक का सम फाइंड करने के लिए कोड है। यहाँ पे लूप से हम अगर देखें तो इनिशियलाइजेशन है 1 से, उसकी कंडीशन है i लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि i की वैल्यू जब n से छोटी रहेगी या तो फिर n के बराबर रहेगी तब तक ही हमारा लूप चलेगा और i की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ेगी। सम को 0 से असाइन कर रखा है और मान लो हमें 5 तक का सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो 0 + i, मतलब कि सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है तो 0 + 1 होगा 1 और वो सम में असाइन होगा तो सम की वैल्यू हो गई 1। अब i की वैल्यू 2 होगी, 1 + 2 होगा तो सम के अंदर अब 3 असाइन होगा। फिर वैसे ही i की वैल्यू अब 3 होगी तो 3 के अंदर 3 ऐड होगा तो सम के अंदर 6 असाइन होगा। वैसे ही जब तक n की वैल्यू 5 बन जाएगी तब भी ये कोड एक बार रन करेगा, क्योंकि n लेस देन और इक्वल टू 5 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। और जैसे ही वैल्यू अपडेट होकर 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा आइटरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसी कोड को हम रिकर्जन की हेल्प से देखें तो फंक्शन को हमने मेन में से या तो फिर दूसरे कोई फंक्शन में से कॉल लगाई और उसमें एक्चुअल पैरामीटर के तौर पर हमने 5 पास किया तो 5 की कॉपी यहाँ पे n में आएगी और 5 क्या 0 के बराबर है तो 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होने पर ये आइटरेशन कंटिन्यू करेगा, मतलब कि ये रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो 5 तक का सम हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सम ऑफ n-1, मतलब कि सम ऑफ 5 - 1 करेंगे, सम ऑफ 4 ढूंढेंगे और उसके अंदर 5 ऐड कर देंगे तो हमारा सम ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सम ऑफ n-1 हमने लिखा है वो रिकर्सिव कॉल है। तो सम ऑफ 4 भी क्या करेगा, उसी फंक्शन को कॉल लगा के सम ऑफ 3 ढूंढेगा और उसमें 4 ऐड कर देगा। वैसे ही सम ऑफ 3 क्या करेगा, उसी फंक्शन को कॉल लगा के सम ऑफ 2 फाइंड करेगा और उसके अंदर 3 ऐड कर देगा। वैसे ही जब n की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी 1 से और जब भी n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तब लास्ट कॉल जहाँ पे लगा था, मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ n-1 यहाँ पे लगा था वहाँ पे 0 रिटर्न होगा एंड फाइनल हमें 5 तक का सम मिल जाएगा और जहाँ पे कॉल लगा था वहाँ पे ये 5 तक का सम रिटर्न होगा। तो अब हम एक सैम्पल कोड को लूप की हेल्प से और रिकर्जन की हेल्प से VS कोड में करके देखेंगे। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कोड एडिटर VS कोड के ऊपर। यहाँ पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के प्रोग्राम को 2 तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे फाइल 1 में वो क्वेश्चन लूप की हेल्प से करेंगे एंड फाइल 2 में हम रिकर्जन की हेल्प से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीप्रोसेसर हैज इंक्लूड studio.h, then int main. Now we will declare here one integer variable n and now we will print enter the number. अब हम एंटर किए गए नंबर को टर्मिनल से रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसको हम n के एड्रेस में रख देंगे। लूप का इस्तेमाल करने से पहले हमें जो फैक्टोरियल का आंसर आता है उसे एक वेरिएबल में स्टोर भी करवाना पड़ेगा और उसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक आंसर नाम का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको असाइन करते हैं 1 से, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऑपरेशन होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के वही वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और i की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई में i करना है। तो अगर हमने i की वैल्यू 0 से स्टार्ट की तो हर बार 0 ही आंसर आएगा। लूप हमारा कब तक घूमेगा, जब i की वैल्यू n से कम हो या तो फिर n से बराबर हो तब तक लूप घूमेगा और हर एक आइटरेशन के बाद i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अब हम यहाँ पे करते हैं आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई विथ i। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आंसर को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, i की वैल्यू भी शुरुआत में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 होगा 1 और आंसर में असाइन होगा 1। यहाँ पे आंसर की वैल्यू हो गई है फर्स्ट आइटरेशन के बाद 1। अब सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2
एंड आंसर की वैल्यू तो 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 1 होगा 2 एंड आंसर में असाइन होगा सेकंड आइटरेशन के बाद 2। अब मान लो कि हमें 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो ये लूप 4 बार घूमेगी। तो अब थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 3 एंड आंसर की वैल्यू 2 थी, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 होगा 6। तो थर्ड आइटरेशन में आंसर की वैल्यू हो गई 6। एंड अब लास्ट आइटरेशन जब आई की वैल्यू 4 होगी और एन की भी वैल्यू 4 होगी, क्योंकि हमने 4 इनपुट दिया है, तो दोनों बराबर होगी तब भी लूप चलेगा। और 4 मल्टीप्लाई विथ 6 होगा और आंसर मिलेगा 24। तो फाइनल आंसर होना चाहिए हमारा 4 फैक्टोरियल का 24। तो हम प्रिंट करवा के देखते हैं, परसेंटेज डी फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी। यहाँ पे हम एन को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद आंसर को प्रिंट कराएंगे और लास्ट में रिटर्न 0। एक बार इस कोड को हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो हमारा ये जो कोड है वो विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली रन कर गया है। उसमें हम इनपुट डालते हैं 4, तो हमारे पास प्रिंट हो गया है कि 4 फैक्टोरियल इज 24। मतलब कि आंसर सही है, हमारा लॉजिक भी कंप्लीट सही है। इसी ही क्वेश्चन को हम रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्री प्रोसेसर हैज इंक्लूड studio.h देन इन द यहाँ पे भी हम एक इंटीजर वेरिएबल n डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एंटर द नंबर। अब उस नंबर को हम टर्मिनल से रीड करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हमें रिकर्जन के लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जरूरी है, उसके अंदर हम पास करेंगे इंटीजर वेरिएबल की कॉपी। हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन लिख दिया है, तो मेन के बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं और मेन में से हम प्रिंटफ से फंक्शन को कॉल लगाएंगे। तो प्रिंटफ कर देंगे परसेंटेज डी फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी और पहले हम एन को लगाएंगे और उसके बाद हम कॉल लगाएंगे हमारे फैक्ट फंक्शन को। हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल लगा दी और उसके अंदर हमने पास किया एन। तो हमारा मेन का काम खत्म हो चुका है। रिटर्न 0 लिखना गुड हैबिट है। अब हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर के तौर पे n पास किया है, तो यहाँ पे हम n की कॉपी को नंबर नाम के लोकल वेरिएबल में लेंगे। अब हम यहाँ पे बेस कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि रिकर्जन के लिए बेस कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार खुद से बेस कंडीशन सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका लॉजिक सही था या गलत था। तो यहाँ पे बेस कंडीशन आएगी इफ़ नम इक्वल टू 0, तो हमें रिटर्न करना है 1, क्योंकि जब भी नंबर की वैल्यू 0 होगी तो 0 फैक्टोरियल 1 होगा, तो इसलिए हम रिटर्न 1 करेंगे। तो हमने बेस कंडीशन लिख दी है। अब हम आते हैं रिटर्न के ऊपर। रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई विथ फैक्ट ऑफ n माइनस 1। मतलब कि ये जो फैक्ट ऑफ n माइनस 1 लिखा है ये रिकर्सिव कॉल है, क्योंकि फैक्ट फंक्शन में ही फैक्ट फंक्शन को कॉल लग गई है, तो ये बन जाएगा रिकर्सिव कॉल और अपडेटेड वैल्यू n माइनस 1 है। तो मान लो हमें 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा, हमने सबसे पहले तो 4 एंटर किया और उसको रेडी किया। 4 की कॉपी यहाँ पे नम में आएगी, तो क्या चेक होगा नम इक्वल टू 0 है, तो नहीं है, तो ये स्किप होगा और यहाँ पे रिटर्न में आएगा। रिटर्न में क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ फैक्ट ऑफ 3। तो फैक्ट ऑफ 3 करने के लिए वापस इसी फंक्शन में जाएगा और क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाई विथ फैक्ट ऑफ 2। सो फैक्ट ऑफ 2 के लिए वापस इसी फंक्शन में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई विथ फैक्ट ऑफ 1। वैसे ही फैक्ट ऑफ 1 के लिए भी होगा, और जैसे ही फैक्ट ऑफ 1 में 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो वैसे ही नम में 0 की कॉपी आएगी और ये बेस कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो रिटर्न 1 होगा। तो ये 1 रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ से लास्ट कॉल लगी थी, मतलब कि फैक्ट 1 में 1 रिटर्न होगा। और वो जैसे ही हमारी चैन चली है पूरी, वैसे ही हमारा जो है 4 फैक्टोरियल कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे नम आना चाहिए क्योंकि कॉपीज नम में ली है हमने। सो अब हम हमारे कोड को सेव करते हैं एंड इस कोड को रन करते हैं, एंटर करते हैं 4। सो यहाँ पे भी हमारे पास आया है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो और लॉजिक कंप्लीट सही है, हमारा कोड विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली रन कर गया है। हमने फैक्टोरियल के क्वेश्चन को दोनों तरीके से ट्राई कर लिया है। अब आप भी एक बार अपने कोड एडिटर पे इस कोड को खुद से ट्राई करिए, बताइए कि क्या आपका कोड हुआ या नहीं। Thank you so much guys for watching this video. If you watch this video till end, so literally you are my favorite audience. If you have any doubt regarding this topic, so you can ask me in the comment box. If you like my content, video and presentation, so please hit the like button below and don't forget to subscribe my channel. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।